तो प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने एथिक्स के 2 लेक्चर कंप्लीट किए हैं, ठीक है। तो 2 लेक्चर में हमने सबसे पहले पढ़ा था नीति शास्त्र होता क्या है। पहले लेक्चर में हमने ये देखा था नीति शास्त्र होता क्या है। दूसरे लेक्चर में हम भ्रष्टाचार चालू किए थे, ठीक है। टॉपिक और भ्रष्टाचार टॉपिक में हमने भ्रष्टाचार की परिभाषा, भ्रष्टाचार के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ करप्शन, ठीक है, भ्रष्टाचार के कारण क्या है, कॉजेज ऑफ करप्शन, ठीक है, और भ्रष्टाचार के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ करप्शन, ठीक है। ये हमने चीजें पढ़ ली थी, ठीक है। ठीक है, आज का लेक्चर है वो भ्रष्टाचार को अल्पमत करने के उपाय पर निर्भर है पूरा, ठीक है। मतलब भ्रष्टाचार को कैसे अल्पमत मतलब कैसे कम किया जाए, कैसे खत्म किया जाए, इस पर आज का लेक्चर हम पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले दिन देखा था कि नीति शास्त्र एथिक्स होता क्या है। तो नीति शास्त्र होता है एक ऐसे सामान्य सिद्धांतों का विवेचन या संकलन जिनके आधार पर हम मानवीय क्रियाओं एवं उनके उद्देश्यों का मूल्यांकन कर पाते हैं, इसे कहते हैं नीति शास्त्र, ठीक है। ये तो हमने पहले लेक्चर में पढ़ लिया था, ठीक है। दूसरा लेक्चर में हमने देखा था भ्रष्टाचार क्या है। तो भ्रष्टाचार क्या है, सार्वजनिक सत्ता या लोक सेवक, सार्वजनिक सत्ता पर बैठे व्यक्ति या लोक सेवक द्वारा उस सार्वजनिक सत्ता, पद या स्थिति का दुरुपयोग किया जाता है, ठीक है, किसके लिए, आर्थिक लाभ अथवा अन्य प्रकार के लाभ अर्जित करने के लिए। तो उसको क्या कहते हैं, भ्रष्टाचार कहते हैं। तो हमने ये पढ़ लिया था, ठीक है। ये 2014 में पूछा गया था, ठीक है। ये 2 बार पूछा गया है, ये भी हमने पढ़ लिया। भ्रष्टाचार के कारण भी 3 बार पूछा गया, ये हमने पढ़ लिया। प्रभाव 2 बार पूछा गया है, ठीक है, पेपर में ये पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं भ्रष्टाचार को अल्पमत करने के उपाय, यार भ्रष्टाचार को कम करने के उपाय, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा यही रहने वाला है। तो आज का टॉपिक है भ्रष्टाचार को अल्पमत करने के उपाय, मतलब करप्शन को कम करने के क्या क्या उपाय हैं, इस पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे राजनीतिक प्रयास, राजनीतिक अथवा प्रशासनिक प्रयास, ठीक है, या उपाय। कौन कौन से राजनीतिक और प्रशासनिक उपाय या प्रयास हैं जिनके आधार पर हम भ्रष्टाचार को अल्पमत कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है सामाजिक प्रयास, ठीक है। दूसरा है सामाजिक प्रयास, ठीक है, कैसे हम समाज के द्वारा भ्रष्टाचार को कम अथवा खत्म कर सकते हैं, ठीक है। अगला है पारिवारिक प्रयास या उपाय, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, ठीक है, नेक्स्ट वन है कि सूचना तंत्र एवं मीडिया द्वारा अल्पमत करना, इसको, ठीक है। सूचना तंत्र और मीडिया द्वारा हम भ्रष्टाचार को कैसे कम कर सकते हैं, ये हमारा अगला टॉपिक रहेगा आज का, ठीक है। लास्ट जो है वो है विशल ब्लोअर, ठीक है। की भूमिका क्या रहेगी अल्पमत करने में। तो विशल ब्लोअर की भूमिका इसको अल्पमत करने में क्या रही है, ये प्रश्न 2014, ठीक है, 15 और 17 में पूछा गया है। 3 बार आया है ये इस तरीके की, विशल ब्लोअर की क्या भूमिका है भ्रष्टाचार को खत्म, अल्पमत या कम करने में, ठीक है। 3 बार प्रश्न इस तरीके से पूछा गया कि भ्रष्टाचार को अल्पमत करने के उपाय बताएं। तो ये प्रश्न 2014, 15 और 18 में पूछा गया, ठीक है। 2016 में पूछा गया सामाजिक प्रयास बताएं, सामाजिक किस तरीके, समाज कैसे प्रयास किए जाए समाज के द्वारा, या कौन कौन से उपाय हैं समाज के द्वारा किए जाएं जिसके आधार पर हम भ्रष्टाचार को कम कर सकते हैं। एक बार 2016 में पारिवारिक प्रयास भी पूछा गया, ठीक है। और ये जो तुम्हारा सूचना तंत्र है, मीडिया, ये भी 2 बार पूछा गया है, एक बार 2016
और एक बार 2018। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न आए हुए हैं। एक बार टोटल 8 बार ये प्रश्न पूछे गए हैं सिर्फ इस टॉपिक से, 2014 से लेके 2018 के मेंस में, सिर्फ 5 बार के मेंस में। इसका मतलब ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो इस टॉपिक पे हम आज चलने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि भ्रष्टाचार को अल्प मत करने के लिए क्या राजनीतिक या प्रशासनिक उपाय या प्रयास किए जाएं जिससे भ्रष्टाचार को अल्प मत किया जाए या फिर कम किया जा सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं भ्रष्टाचार को अल्प मत करने के उपायों में इनके राजनीतिक या प्रशासनिक प्रयास। ठीक है, पहला, लोकपाल जैसी संस्थाओं को प्रभावी ढंग से लागू करना या फिर उनको पूरी तरीके से स्वीकृति प्रदान करना। इससे क्या होगा, लोकपाल जैसी संस्थाएं निष्पक्ष तरीके से भ्रष्टाचार की जांच कर पाएंगी, इसमें राजनीतिक दबाव कम होगा, इस कारण क्या होगा, भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। तो लोकपाल जैसी संस्थाओं को, ठीक है, लोकपाल जैसी संस्थाओं को अधिक अधिकार देना या फिर स्वतंत्र तरीके से कार्य करने के लिए अधिकार देना, यह होगा हमारा राजनीतिक प्रयास का पहला पॉइंट। दूसरा, अनुच्छेद आर्टिकल, जो संविधान का आर्टिकल है 311, इसमें संशोधन करने की जरूरत है। ठीक है, आर्टिकल 311 में, आर्टिकल 311 में 310 में भी, इसको 310 भी लिख लो दोनों आर्टिकल में। ठीक है, तो 310 आर्टिकल क्या बोलता है कि जो भी लोक सेवक होते हैं वो जो संघ लोक सेवा द्वारा चयनित होते हैं उनको राष्ट्रपति ही हटा सकता है, राष्ट्रपति ही हटा सकता है। और दूसरा होता है जो राज्य सेवा लोक सेवा आयोग द्वारा जो लोक सेवक चयनित होते हैं उनको सिर्फ राज्यपाल हटा सकता है। तो ऐसे में क्या होता है, लोक सेवकों के अंदर निडर पैदा हो जाता है, उनके अंदर कोई डर ही नहीं रहता, इस कारण वो भ्रष्टाचार जैसी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। ठीक है, तो इस आर्टिकल में संशोधन करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है, तीसरा, राजनीतिक हस्तक्षेप को प्रशासनिक हस्तक्षेप में, प्रशासनिक कार्यों में कम करना। मान लो कोई भी राजनेता, विधायक या सांसद अगर किसी लोक सेवक या प्रशासन के कार्यों में, ठीक है, क्या करता है, हस्तक्षेप करता है, तो ऐसे में वो निष्पक्ष तरीके से कोई फैसले नहीं ले पाते हैं। ठीक है, और फैसले नहीं ले पाते हैं तो क्या होता है, विकास कम होता है। विकास कम होता है तो मतलब यहां पे भ्रष्टाचार हो रहा है। क्या हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है। ठीक है, तीसरा, चौथा, सरकारी नौकरी, पदोन्नति, भर्ती प्रक्रिया में राजनीतिक और प्रशासनिक हस्तक्षेप को कम करके एक ऐसी संस्थाओं द्वारा भर्ती, पदोन्नति या फिर तुम्हारी चयन प्रक्रिया को किया जाए जो निष्पक्ष तरीके से इनको करती हो। ठीक है, तो क्या करना है, प्रशासनिक अथवा शासन की भूमिका को भर्ती प्रक्रिया में खत्म करके इसको अल्पमत कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, इसमें अल्पमत कर सकते हैं। पांचवा, सूचना के अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, जैसे तुम्हारे आरटीआई या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, ठीक है, आदि अधिनियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने से, इससे क्या होगा, लोग निष्पक्ष तरीके से कोई भी काम के लिए आरटीआई लगा सकते हैं या सूचना पा सकते हैं, जिससे क्या होगा, प्रशासन में जो लोक सेवक बैठे हैं या जो राजनेता बैठे हुए हैं उनके अंदर एक डर पैदा होगा, खौफ पैदा होगा। ठीक है, जिसके कारण वो क्या होगा, भ्रष्टाचार करने से डरेंगे। ठीक है,
भ्रष्टाचार करने से डरेंगे और ये भ्रष्टाचार को अल्पमत करने के राजनीतिक उपाय हो गए। ठीक है, अगले हम चलते हैं भ्रष्टाचार को कम करने के लिए सामाजिक उपाय या सामाजिक प्रयास कौन से हैं जिस तरीके से हम करप्शन को, भ्रष्टाचार को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो सामाजिक प्रयासों पे चलते हैं हम। कौन से सामाजिक प्रयास हैं जिसके कारण भ्रष्टाचार को अल्पमत किया जा सकता है? सबसे पहले, ठीक है, गैर सरकारी संस्था जो एनजीओ होते हैं, ताओ को भ्रष्टाचार विरोधी, ठीक है, गैर सरकारी संस्था को भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रमों की स्वीकृति प्रदान करके, ठीक है, जो एनजीओस होते हैं जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हैं, जो एनजीओस भ्रष्टाचार के खिलाफ काम कर रहे हैं, उजागर करने के लिए काम कर रहे हैं, ऐसी संस्थाओं को उनको अधिकार देना चाहिए, उनको पूर्णतः अधिकार देना चाहिए कि जहां भी भ्रष्टाचार हो रहा है आप उनके खिलाफ आवाज उठाएं। ठीक है, इस तरीके से ये सामाजिक प्रयास है। दूसरा सामाजिक प्रयास ये है, लोगों को शिक्षा देकर, समाज में अगर ज्यादा शिक्षित लोग होंगे तो भ्रष्टाचार कम होगा। ठीक है, लोगों को पता होगा कि भ्रष्टाचार क्या है, आरटीआई क्या है, ठीक है, ऐसी चीजें अगर लोगों को पता होंगी, अगर लोग शिक्षित होंगे तो भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं कम होगा। ठीक है, तीसरा क्या होगा? तीसरा होगा जो भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है अथवा आरटीआई है, इसके प्रचार प्रसार करना चाहिए, इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। इससे क्या होगा? समाज में लोगों को आरटीआई, भ्रष्टाचार, लोकपाल आदि के बारे में जानकारी प्राप्त हो पाएगी। ठीक है, चौथा प्रयास, समाज में उत्तरदायित्व, सत्यनिष्ठा, ठीक है, समानुभूति आदि नैतिक मूल्यों का निर्माण करके, अगर समाज के अंदर हमने प्रत्येक व्यक्तियों को नैतिक मूल्य सिखा दिए तो क्या भ्रष्टाचार कम नहीं होगा? होगा भ्रष्टाचार। अगर व्यक्ति अपना उत्तरदायित्व समझने लगेगा, उसका दायित्व क्या है, और उस सत्यनिष्ठा जैसी भावना उसके अंदर आ जाएगी, समानुभूति जैसी चीजें उसके अंदर आ जाएंगी, तो क्या भ्रष्टाचार करेगा? नहीं करेगा। तो ये सामाजिक प्रयास हुए। सामाजिक प्रयास में सबसे पहले हमने देखा किस तरीके से हम एनजीओ जैसी संस्थाओं को पूरे अधिकार दे दें जो भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रमों को करेंगी, साथ साथ उनको उजागर करने के लिए ये निष्पक्ष तरीके से कार्य करेंगी। दूसरी तरीके से हमने देखा आरटीआई जैसे एक्टों को प्रभावी ढंग से लागू करें, लोगों को उनके खिलाफ प्रचार प्रसार करके जागरूक करें। ठीक है, और चौथा हमने देखा किस तरीके से हम लोगों के बीच में नैतिक मूल्यों को क्या कर सकते हैं, विकास करके हम भ्रष्टाचार को खत्म कर सकते हैं। ये है तो सामाजिक प्रयास हो गए। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा पारिवारिक प्रयास। किस तरीके से पारिवारिक प्रयासों से भ्रष्टाचार को अल्पमत किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, तो परिवार किसी विद्यार्थी, किसी बालक, किसी बच्चे, इनकी क्या होती, प्रथम पाठशाला होती है। ठीक है, ऐसे पाठशाला जिसके माध्यम से वो नैतिक मूल्यों को सीखते हैं, ऐसी पाठशाला जहां बच्चे सबसे पहले सामाजिकरण अपनी जिंदगी में अपनाते हैं। बच्चों का जो सामाजिकरण होता है सबसे पहले परिवार के द्वारा ही होता है। ठीक है, ठीक है, कैसे होता है? कोई बच्चा है, मान लो ये कोई बच्चा है, ठीक है, सबसे पहले उसके जो पेरेंट्स होते हैं वो इसको अच्छी अच्छी चीज़ें या नैतिक मूल्य सिखाते हैं, जैसे किसी को आदर करना, मम्मा मामा बोलना, पापा बोलना, दादा बोलना। ये दादा, ये क्या है? ये आदर ही है, मतलब ये रिस्पेक्ट कर रहा है, किसी पद की रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, ठीक है, और फिर अगला होता है, ये बच्चा अपने पड़ोस के बच्चों के साथ खेलता है। ठीक है, ठीक है, अपने भगवान को समझता है, उनकी भी पूजा करता है। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे ये कार्य करने लगते हैं। ठीक है,
खेल 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 की भावना में बच्चों के साथ मिलता है, समाज के साथ मिलता है। तो ये क्या होता है, सबसे पहले समाजीकरण जो होता है बच्चे का, वो किसके द्वारा होता है, परिवार के द्वारा होता है। ठीक है, तो जो बच्चे की प्रथम पाठशाला है, बच्चे की जो प्रथम पाठशाला है वो परिवार ही है। एक बच्चे की जो प्रथम पाठशाला है वो परिवार ही मानी जाती है। ठीक है, इस तरीके से तो हम पारिवारिक प्रयास देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बच्चों को नैतिक मूल्यों की शिक्षा देकर, ठीक है। दूसरा है परिवार का जो मुखिया होता है, ठीक है, अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो परिवार भी मुख्यतः भ्रष्टाचार के खिलाफ ही रहता है। किसी भी परिवार के मुखिया, मतलब जो परिवार का जो मेन लीडर होता है, उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। उसके आचरणों, उसके नैतिक मूल्यों, उसके जो दिशा निर्देशों का जो महत्व है, किसी भारतीय परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूँ, भारतीय परिप्रेक्ष्य में किसी मुखिया, पारिवारिक मुखिया का बहुत बड़ा रोल रहता है कि वो परिवार को किस तरीके से हैंडल करता है, किस तरीके से वो अपने बच्चों में नैतिक मूल्य आदि आचरणों को किस तरीके से वो प्रवाह कर सकता है छोटे लोगों में। ठीक है, ये हमारे 2 पारिवारिक प्रयास हो गए। ठीक है, और आम पारिवारिक प्रयास बहुत सारे होंगे, आप सोच के लिख लेंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण 2 पारिवारिक प्रयास हैं वो यही है कि बच्चों को नैतिक मूल्यों की शिक्षा देकर, को जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी जो प्रथम पाठशाला होती है वो परिवार होती है। ठीक है, ऐसे परिवार में अगर बच्चों को छोटे ही समय में अगर नैतिक मूल्यों की शिक्षा दे दी जाए तो वो भ्रष्टाचार जैसी कुप्रथाएं या भ्रष्टाचार जैसी खराब चीजों को नहीं करेंगे। ठीक है, इसके खिलाफ रहेंगे हमेशा वो। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारा भ्रष्टाचार कम होगा, अल्पमत होगा। ठीक है, ये होगा पारिवारिक प्रयास। ठीक है, अगला टॉपिक है इसी में कि सूचना तंत्र और मीडिया की क्या भूमिका है भ्रष्टाचार को अल्पमत करने में या भ्रष्टाचार को कम करने में, क्या क्या भूमिका है सूचना तंत्र और मीडिया की। ठीक है, ये देखते हैं हम इसमें। ठीक है, देखो ये प्रश्न पूछा गया है 2016 में, सूचना तंत्र मीडिया की भूमिका। ठीक है, क्या भूमिका है सूचना तंत्र और मीडिया की, आप बताओ। सबसे पहली बात यह है, जो भी भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रम होते हैं, ठीक है, भ्रष्टाचार विरोधी कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को जागरूक करके मीडिया, ठीक है, उदाहरण या माध्यम होगा इसका टेलीविजन, रेडियो आदियों की वजह से अगर भ्रष्टाचार विरोधी जो कार्यक्रम है अगर टीवी पे दिखाए जा रहे हैं, मीडिया पे दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, तो क्या लोग उसको देखेंगे। ठीक है, लोग भ्रष्टाचार के बारे में जानेंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ भी होंगे। सभी लोगों की सोच नहीं बदलेगी, लेकिन कुछ लोगों की सोच तो बदलेगी। ठीक है, दूसरा, भ्रष्टाचार वाले मामलों को उजागर करके, ठीक है, मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहता है भ्रष्टाचार को उजागर करने में। अगर किसी देश की मीडिया भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो कम से कम उस देश में भ्रष्टाचार बहुत कम है। ठीक है, अगर इससे क्या होगा, लोक सेवकों में डर पैदा करने की भूमिका रहती है इसकी। ठीक है, सूचना तंत्र की एक और भूमिका है कि सूचना तंत्र किसी लोक सेवक या राजनेता के खिलाफ क्या करता है, मान लो भ्रष्टाचार का उजागर करता है तो बाकी भी लोक सेवक, बाकी राजनेताओं को भी इसका भय पैदा हो जाता है। किसका भय पैदा हो जाता है, कि वो भ्रष्टाचार नहीं करें। ठीक है,
ये हो गया तीसरा। चौथा, पहला ये हो गया, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, अब हम चौथा। ठीक है, आरटीआई, ठीक है, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, विसल ब्लोअर आदि के प्रति लोगों को जागरूक करके। ठीक है, पांचवा, जनसंचार, जनसंचार के माध्यम से लोगों में नैतिक मूल्यों का निर्माण करके। ठीक है, क्या होता है अगर मीडिया, जैसे आपने देखा, सिर्फ मीडिया का मतलब टीवी न्यूज नहीं हुआ यहाँ पे, संचार और मीडिया का मतलब सिर्फ टीवी न्यूज नहीं है। जैसे आपने देखा होगा बहुत से धारावाहिक कार्यक्रम चलते हैं, ठीक है, नाटक जो चलते रहते हैं, ठीक है, अलग अलग चैनलों पे, अगर उनमें पारिवारिक शिक्षा दी जाए, ठीक है, नैतिक मूल्यों की शिक्षा दी जाए, ठीक है, ऐसी शिक्षाएं अगर दी जाएं, जो कार्यक्रम पूरे टीवी पे दिखाए जा रहे हैं, ऐसे कार्यक्रमों का प्रभाव जब एक परिवार के सब सदस्य मिलकर ऐसे कार्यक्रम देखते हैं तो संपूर्ण परिवार पे पड़ता है। ठीक है, ऐसे में क्या होता है, जनसंचार के माध्यम से लोगों में नैतिक मूल्यों का निर्माण होता है। ठीक है, लोगों में नैतिक मूल्यों का निर्माण हो गया, मतलब क्या हो गया, भ्रष्टाचार को अल्पमत करेंगे, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ होंगे वो। इस कारण ये भी एक पॉइंट हो गया कि जनसंचार के माध्यम से लोगों के अंदर क्या कर सकते हैं, नैतिक मूल्यों का निर्माण कर सकते हैं। ये सूचना तंत्र और मीडिया की भूमिका होगी। ठीक है, ये यहां तक हमने पढ़ लिया। लास्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है विसल ब्लोअर, ये 3 बार पूछा गया है, इसको जान लेते हैं। ठीक है, विसल ब्लोअर, विसल ब्लोअर क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। मुझे लग रहा है एथिक्स आपको बहुत सिंपल लग रही होगी, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ से पढ़ा जाए, लेकिन आज आपको पता चल रहा होगा कि एथिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो हमने आम जिंदगी में देखा है, महसूस किया है, पर हमने कभी खुद के अंदर उसको जानने की कोशिश नहीं की, इसलिए हमें उससे डर लगता है। ठीक है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब हम देखते हैं विसल ब्लोअर। ठीक है, क्या देखते हैं, विसल, ठीक है, ब्लोअर। ठीक है, विसल ब्लोअर की क्या भूमिका है भ्रष्टाचार को अल्पमत करने में। पहली बात तो ये जान लेते हैं विसल ब्लोअर होता क्या है। तो विसल ब्लोअर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो भ्रष्टाचार का उजागर करता है, भ्रष्टाचार का उजागर करता है, मतलब ऐसा व्यक्ति जो भ्रष्टाचार को उजागर करता है उसे बोलते हैं विसल ब्लोअर। ठीक है, अब कैसा व्यक्ति किस तरीके से करता है, उसका माध्यम होता है, मान लो उसने पत्र के माध्यम से किया हो, मीडिया के माध्यम से किया हो, पत्राचार के माध्यम से किया हो। ठीक है, इस तरीके के माध्यम का वो उपयोग कर सकता है। ठीक है, तो विसल ब्लोअर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो भ्रष्टाचार जैसी गतिविधियों को उजागर करता है, उसको बोलते हैं विसल ब्लोअर। ठीक है, क्या माध्यम होता है इसके माध्यम होते हैं, किस तरीके से उजागर करता है, वो पत्र के माध्यम से कर सकता है, मीडिया के माध्यम से कर सकता है, समाचार पत्रों के माध्यम से कर सकता है। ये होगा विसल ब्लोअर के माध्यम। तो विसल ब्लोअर की सबसे पहली डेफिनेशन देख लेते हैं। तो विसल ब्लोअर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन है, एक ऐसा व्यक्ति जो भ्रष्टाचार गतिविधियों को उजागर करता है। क्या करता है, उजागर करता है, वो कौन कहलाता है, विसल ब्लोअर कहलाता है। ठीक है, माध्यम इसमें आप लिख देंगे माध्यम। तो माध्यम क्या हो जाएगा आपका, माध्यम हो जाएगा आपका, मान लो टीवी के माध्यम से कर रहा है वो, ठीक है, पत्र के माध्यम से कर रहा है, समाचार पत्र के माध्यम से कर रहा है। ठीक है, ठीक है, आदि माध्यम हो गए। ठीक है, अब बात ये होती है कि ऐसे अगर ये बड़े बड़े नेताओं या बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कोई भी व्यक्ति अगर आके
भ्रष्टाचार की शिकायत कर दे तो कल तो उसको निपटा दिया जाएगा, कल उसका मर्डर कर दिया जाएगा, उसकी जान को खतरा है, ठीक है। ऐसे में इनकी सुरक्षा का सबसे बड़ा प्रश्न है कि इनकी सुरक्षा किस तरीके से दी जाए। तो इनकी सुरक्षा के लिए सबसे पहले इसको देखते हुए सबसे पहले इनकी सुरक्षा के लिए 2010 में एक बिल लाया गया। क्या बिल था? विसल ब्लोअर अधिनियम, ठीक है, जो कि लोकसभा में पेश किया गया, ठीक है, ठीक है। 2010 में इसको पेश कर दिया गया लोकसभा में, लेकिन काफी संशोधनों के बाद, ठीक है, काफी संशोधन हुए इसमें, ठीक है, काफी संशोधनों के बाद ये 2014 में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद प्रभावी हो पाया। कब हो गया? 2014 में, ठीक है, 2014 में ये प्रभावी हो गया। तो अब हो गया, इसको अधिकार मिल गए हैं, अब इसको सुरक्षा मिल गई है, ठीक है। अब ये जो विसल ब्लोअर अधिनियम हम जो पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं? विसल ब्लोअर अधिनियम, ठीक है, वो पढ़ने वाले हैं। और इसमें क्या क्या मुख्य बिंदु है ये पूछा जाता है, ये प्रश्न 4 से 5 बार आया हुआ है, ठीक है। तो विसल ब्लोअर अधिनियम है जो, ठीक है, विसल ब्लोअर अधिनियम, ठीक है, 2014, ये विसल ब्लोअर अधिनियम 2014 है, ठीक है। अब विसल ब्लोअर अधिनियम 2014 क्या करता है? एक विसल ब्लोअर के लिए, एक ऐसे इंसान के लिए जो भ्रष्टाचार का उजागर करता है, उसके लिए सुरक्षा कवच का कार्य करता है, ठीक है। क्या करता है? सुरक्षा कवच का कार्य करता है, उसको सिक्योरिटी प्रदान करता है, ठीक है। अब इसके मुख्य मुख्य बिंदु क्या हैं? सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा विसल ब्लोअर अधिनियम 2014 होता क्या है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले विसल ब्लोअर की डेफिनेशन देना है, फिर आप आओगे विसल ब्लोअर अधिनियम 2014, तो उसके आप बताएंगे 2010 में यहाँ पे पेश किया गया, 2014 में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये प्रभावी ढंग से लागू हो पाया। अब इसके बाद आएंगे इसके प्रमुख बिंदु जो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेंगे। तो इसके जो प्रमुख बिंदु हैं वो क्या हैं, ठीक है। इसके प्रमुख बिंदु है, पहला बिंदु, ठीक है, पहला बिंदु है ये विसल ब्लोअर को, ठीक है, किसको? विसल ब्लोअर को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, ठीक है, ये विसल ब्लोअर को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। ये ऐसे मामलों पर कार्य करता है, ऐसे मामलों पर कार्य करता है जो 5 साल से पुराने ना हो। इसका मतलब क्या है? मान लो किसी विसल ब्लोअर ने किसी शिकायत की, मान लो 2019 में, ठीक है, ये 19 में उसने शिकायत की, ठीक है, 2 अक्टूबर मान लेते हैं, ठीक है, 2 अक्टूबर 2019 में इसने शिकायत की, पर ये मामला है आपका 2 अक्टूबर 2010 का, मतलब अब ये 10 साल हो गए, मतलब कितने साल हो गए? लगभग 9 साल हो गए। अब ये 9 साल बाद अगर इसकी शिकायत की गई है, ऐसे में इसकी कोई जांच नहीं की जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये 5 साल से पुराना मामला हो गया। अगर ये यहीं पे 2013 होता, ठीक है, सॉरी 15 होता, तो ये कितना होता है? 4 साल होता, तो 4 साल पुराना मामला था। तो ऐसे में इस शिकायत, जो शिकायत विसल ब्लोअर द्वारा की गई है, इसकी जांच हो सकती है। इसका मतलब है कि ऐसे मामलों पर यह कार्रवाई करेगा जो 5 साल से कम के मामले हैं, ठीक है, जिसको 5 साल नहीं हुए हैं, ठीक है। यही दूसरा पॉइंट हो गया आपका। तीसरा पॉइंट, विसल ब्लोअर जैसे जो इस संस्थाएं हैं, यहाँ पर विसल ब्लोअर के लिए जो संस्थाएं बनी हैं, इसमें क्या होता है, कोई अगर झूठी भी गवाही देता है, झूठी यहाँ पर क्या करता है, रिपोर्ट करता है किसी खिलाफ से, झूठी भ्रष्टाचार रिपोर्ट, ठीक है, तो ऐसे में सजा मिलेगी। किसको सजा मिलेगी? विसल ब्लोअर को सजा मिलेगी। अगर आपने किसी के खिलाफ झूठी शिकायत की है तो आपको सजा का प्रावधान भी किया गया है। विसल ब्लोअर को ऐसा नहीं है कि आप किसी के खिलाफ भी झूठी भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत कर दो, ऐसे में विसल ब्लोअर को सजा दी जाएगी, सजा का प्रावधान भी किया गया है। ऐसी इसमें कौन कौन सी संस्थाएं नहीं है? देखो, विसल ब्लोअर किसी के खिलाफ भी भ्रष्टाचार की शिकायत कर सकता है, सिर्फ किसको छोड़ के? न्यायपालिका, ठीक है। दूसरा एसपीजी,
ठीक है, ये सिक्योरिटी होती है एसपीजी, इनको छोड़ के सभी के खिलाफ ये शिकायत कर सकता है, चाहे आपकी वो पुलिस हो, चाहे आपकी वो मीडिया हो, कोई भी हो, ठीक है, सबके खिलाफ ये शिकायत कर सकता है। ठीक है, कौन? विसल ब्लोअर। ठीक है, तो ये मुख्य प्रावधान है कि ये विसल ब्लोअर को सुरक्षा प्रदान करता है, ये ऐसे मामलों पे कार्रवाई करता है जो 5 साल से पुराने ना हो। ठीक है, झूठी भ्रष्टाचार वाली शिकायतें या झूठी भ्रष्टाचार वाली रिपोर्टें, ऐसे में इनको विसल ब्लोअर को लिए सजा का प्रावधान भी रखा गया है। इसमें न्यायाधीश या फिर न्यायपालिका या एसपीजी जैसे ग्रुपों को छोड़ के सभी ग्रुपों के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। ठीक है, पद का दुरुपयोग भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, पद का दुरुपयोग भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, अगर कोई अपने पद का दुरुपयोग कर रहा है तो ये भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में रखा गया है। ये विसल ब्लोअर अधिनियम 2014 हो गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और समझ आया ही नहीं होगा आपको पूरे तरीके से जो पुराने क्वेश्चन है आपके, जो पुराने पेपर में पूछे गए हैं, वो पूरे क्वेश्चन आपको यहां मिल गए होंगे। ठीक है, दूसरी बात यह है कि आज हमने भ्रष्टाचार का दूसरा लेक्चर समाप्त कर लिया है। ठीक है, अब हमारा एक लेक्चर और बचा हुआ है जिसमें भ्रष्टाचार को पूरा खत्म कर देंगे। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, ठीक है, क्या क्या जान लिया, ये भी हम जानना बहुत जरूरी है। अभी तक हमने पढ़ लिया नीति शास्त्र क्या होता है, परिचय देखा था, फिर हमने चालू किया था यूनिट 4 2020 की जो नया सिलेबस, उसके अनुसार यूनिट 4 में भ्रष्टाचार दिया गया। तो भ्रष्टाचार सबसे पहले देखा हमने, भ्रष्टाचार क्या है। ठीक है, भ्रष्टाचार के प्रकार क्या है, भ्रष्टाचार के कारण क्या है, भ्रष्टाचार के प्रभाव क्या है। आज हमने देखा भ्रष्टाचार को अल्पमत करने के क्या उपाय हैं, भ्रष्टाचार को कम करने या भ्रष्टाचार को खत्म करने के क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या तरीके हैं, किस तरीके से हम राजनीतिक तरीके से देखा, प्रशासनिक तरीके से देखा, सामाजिक तरीके से देखा, उन्हीं को हमने फिर सूचना तंत्र और पारिवारिक तरीके से भी देखा। फिर लास्ट में हमने विसल ब्लोअर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 बार पूछा गया है, इस तरीके से भी हमने इसको देखा। अगले लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक राष्ट्र संघ की घोषणा है, भ्रष्टाचार के ऊपर उनका रवैया है, उसको हम जानेंगे। एक है अंतरराष्ट्रीय पारदर्शिता, एक इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी संस्था है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी कानून बनाती है, साथ ही उनकी उजागर करती है। ठीक है, एक रिपोर्ट भी देती है। ठीक है, तो वो भी पढ़ने वाले हैं। लास्ट में हम पढ़ने वाले हैं भ्रष्टाचार का मापन, भ्रष्टाचार के किस तरीके से मापा जाए कि कौन से देश में भ्रष्टाचार कम है, किस में ज्यादा है। ठीक है, तो ये कौन कौन से आधार हैं भ्रष्टाचार को मापन करने के, मापने के, ये हमने पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके साथ ही आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।